उनको पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सांस लेने के काबिल रहेंगे कि नहीं, सारा देश दिल्ली जैसा नहीं हो जाए। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকনা এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।
दोस्तों, भारतवर्ष का पहला उद्यान केंद्र ग्रीन मॉल की ओर से हाल ही में प्रकृति बंधु ट्रस्ट को लॉन्च कर दिया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है बागवानी विशेषज्ञ नन अदर देन मिस्टर दिनेश रावत जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है, इसके मतलब मद्देनजर आपने ये प्रकृति बंधु ट्रस्ट को मतलब कारगर किया है, मतलब काफी काम भी आप कर रहे हैं, तो कुछ बताएं किस तरीके से आपने इसको साकार किया है। ऐसा है कि 2004 में सुनामी के बाद मेरे को समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग एक क्रिटिकल इशू है। और मेरे जहन में यही था कि अगर मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो करना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और जैसे दुनिया में सब कोई करते हैं छोटे मोटे काम, जिसको मैं बड़ा काम समझता हूँ और बहुत से लोग बड़ा काम समझते हैं कि पेड़ लगा देना और सोलर पे सब काम करना, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना, ये सब बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं भी समझता था कि मैं यहाँ पे लोगों को पेड़ लगाने के लिए इंस्पायर करूँगा, हरियाली के लिए इंस्पायर करूँगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। लेकिन जब इसकी गहराई में गया तो मेरे को तो ऐसा समझ में आया जैसे एक बड़े तालाब को हम लोग को खाली करना है और लोग बाग एक एक चुल्लू करके पानी निकाल रहे हैं, उससे तालाब तो कभी खाली होगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है कि हम लोग दिन में कितने लाख पेड़ लगा सकते हैं और दिन में हम लोग कितनी गाड़ियां रोल आउट कर रहे हैं रास्ते में, कितने एरोप्लेन हम लोग रोल आउट कर रहे हैं, कितने जहाज हम लोग रोल आउट कर रहे हैं, कितने रास्ते हम लोग बना रहे हैं, कितने एयरपोर्ट्स हम लोग बना रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इसके सामने हम लोग जो भी ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सोलर जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, नॉन वेज छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक छोड़ रहे हैं, चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं, ये सब करने के बाद भी यही होगा कि तालाब से हमने एक चुल्लू पानी नहीं निकाल करके 10 बाल्टी पानी निकाल दिया। सही बात। लेकिन उससे भी तालाब खाली नहीं होगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और हम लोग जो देखते हैं, क्या देखते हैं, भूकंप आ रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लडिंग हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सुनामीज आ रही हैं, आइसबर्ग पिघल रहे हैं, समुद्र का सतह बढ़ रहा है। तो ये सब भी जो हम लोग देख रहे हैं सतह पे देख रहे हैं। लेकिन इसके भी आगे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि ये जो आइसबर्ग पिघल रहे हैं उसके नीचे क्या है, उसके नीचे कितने तरह के वायरस हैं, कोरोना से भी खतरनाक वायरस हैं। धरती के अंदर क्या हो रहा है, धरती पे जो एक एक जगह लोड बढ़ जा रहा है, एक एक जगह हम लोग सिटीज बना रहे हैं। अभी तो हम लोग स्मार्ट सिटीज की और बात कर रहे हैं। तो उस जगह जो है पृथ्वी पे जो लोड पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड पड़ रहा है, ये जो ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, इससे पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है इसका हम लोग को मालूम नहीं है। और कोई मालूम, जिसको मालूम है वो जना नहीं सकता है। समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, ये जो समुद्र के अंदर कितने तरह के जीव जंतु खत्म हो रहे हैं और हर जीव जंतु का इस एटमॉस्फेयर में एक रोल है। एक कीड़े का भी एक रोल है। एक कीड़ा जो है एक फल को पॉलिनेट करता है, अगर वो कीड़ा नहीं होगा तो फल पॉलिनेट नहीं होगा। तो ये सब इकोसिस्टम है। तो इस तरीके से समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, ये जो हमारी ओजोन लेयर बन रही है ये क्या हो रहा है, इसका क्या कंसिक्वेंसेस है। ये जो हम लोग तरह तरह की चीज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन कर रहे हैं और कवर बना रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमारी समस्या बहुत गहरी है
और इस समस्या का हम लोग को पता नहीं है या हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। उसका कारण अगर हम गहराई में जा कर के देखेंगे तो हमको ये एक थ्योरी समझना पड़ेगा कि आज जो ये दुनिया चलती है, इस दुनिया को चलाने में 3 मेन ग्रुप्स हैं। उसमें फर्स्ट है रूलर्स, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, डिक्टेटर जो भी बोलना हो बोलिए। दे आर द रूलर्स, दे आर नंबर 1 पीपल इन द वर्ल्ड। हर देश में एक एक रूलर है। दूसरा है बिजनेस कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल है। वो एक देश से नहीं, कई देशों से ऑपरेट करते हैं। उनके ऑपरेशंस सैकड़ों देशों में होते हैं। वो बिल गेट्स और इलॉन मस्क और टाटा, बिरला, ये सब जो अंबानीज वगैरह हैं, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, प्लस इवन छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस। और तीसरी कैटेगरी है ब्यूरोक्रेट्स, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं। तो वो इन 2 कैटेगरी के लिए काम करते हैं। और वो इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं कि उनको जो बोल दिया जाता है वो खूब इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं। जैसे अलादीन का जिन जो होता है, उसको अगर हम बोलते हैं कि हमको 118 तरह का भोजन बना करके दे दे, तो 118 तरह का भोजन बना के दे देगा। लेकिन वो हमको ये नहीं बताएगा कि अरे भैया ये भोजन करोगे तो तुम्हारा होगा क्या है, तुम्हारे हेल्थ का क्या 12 बज जाएगा, वो नहीं बताएगा। तो इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स ये बताते नहीं हैं कि उन लोग का जो ऑर्डर होता है वो करते हैं। तो इन दोनों का जो है एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है दुनिया में जीडीपी बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, दुनिया में अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना। जैसे अभी हम लोग भारत में बहुत खुश होते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पे आ गई है, 5 नंबर से हम लोग 3 नंबर पे चले जाएंगे। हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो उनका यही एजेंडा है। तो इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, 2 लाइन से 6 लाइन करना है, 6 लाइन से 12 लाइन करना है, 200 एयरपोर्ट हैं तो 600 एयरपोर्ट बनाना है, जितनी फ्लीट है उसका डबल करना है, एक चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जा सके हम लोग को वो करना है। तो ये सबसे क्या होगा? ये सबसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये सब बोल के जितना भी कुछ कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से देखा जाए तो एक भी ऐसा काम नहीं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। सही बात है। सिवाय एक चीज के, भाषण के। भाषण देते हैं, बाकी वो करते नहीं है कुछ। और करते नहीं है कुछ, उसमें उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम उनको वोट देते हैं इसीलिए कि हमको ग्रोथ चाहिए। विकास के नाम पे कौन इलेक्शन कर रहा है? लेकिन हम लोग ने कभी सोचा नहीं कि उनको हमको वोट करना चाहिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं। हम तो ठीक है, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? जो हमारे बच्चे हैं वो जब 30 साल के बाद उनकी क्या पोजीशन रहेगी, उनको पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सांस लेने के काबिल रहेंगे कि नहीं, सारा देश दिल्ली जैसा नहीं हो जाए, उनको खाने के लिए भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इसका वर्स्ट सिनेरियो देखें तो जिस तरीके से अभी हम लोग चल रहे हैं, 25-30 साल के बाद हम लोग की ये नौबत आ सकती है कि हम लोग बोलेंगे हम लोग को कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए, हमको तो किसी तरीके से सांस लेना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, है हमारे बच्चे जिंदा रहें, हमको ये लग्जरी नहीं चाहिए, हमको बड़े बड़े मकान नहीं चाहिए, हमारे लिए झोपड़ी काफी है। तो ये जो अभी हम बोल रहे हैं, ये सुन के लोगों को बड़ा लगेगा कि क्या बात कर रहा है, ये तो बाबा आदम के जमाने में हम लोग को ले जा रहा है। ठीक बात है, वो आज हमको समझ में नहीं आएगा। जब हमारी वो कंडीशन होगी कि हम लोग जो है ये एसी से भी जो है हम लोग अपने को टेम्परेचर संभाल नहीं पा रहे हैं, 45-50 डिग्री तक जब पहुंच जाएगा, जब जमीन के अंदर पानी सूख जाएगा, जब पानी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तब का सोचें। आज तो हम लोग बड़े आराम से छावा के तले
बैठे हैं, लेकिन ये समय भी आएगा। तो मेरी सोच ये है कि ये सोच लोगों को समझ में आना चाहिए और उस समय के लिए तैयार होना चाहिए। जब लोग बाग इस चीज के लिए राजी होंगे कि हाँ, हमको अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करना पड़ेगा, हमको ये विस्तार में नहीं जा करके विस्तार को खत्म करना है, सब चीज को छोटा करना है, हमको कंज्यूमरिज्म नहीं चाहिए, हमको 10 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको 2 प्रोडक्ट चाहिए जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, हमको इतने एयरपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमको इतना ट्रेवल नहीं करना है। तो वो स्टेज एक बार आएगा, लोग बाग बोलेंगे कि हमको पैकेजिंग नहीं चाहिए, हमको ये जो आप इतना बड़ा बड़ा पैकेट बना कर, हमारा वही ठीक है, बोरा से जो है हम लोग अपने थैला में सामान लेकर के आएंगे। तो वो समय भी आएगा, आस्ते आस्ते आएगा। तो मेरी तैयारी एक टीम तैयार करने की है जो कि इंटरनेशनल हो, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का कोई बाउंड्री नहीं है। ये कोई इंडिया का इशू नहीं है, कोई अमेरिका का नहीं है, ये सारी दुनिया का इशू है। और इस समय हम लोग तेरा मेरा में नहीं जा सकते हैं कि अमेरिका ने इसका रीजन है, चाइना इसका रीजन है, वेस्ट वालों ने किया है, ईस्ट वालों ने किया है, क्योंकि जो भी होगा सारी दुनिया का होगा। ऐसा नहीं कि भारत वाले बच जाएंगे और यूरोप वाले फंस जाएंगे। तो इस थीम से मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप चालू किया हूँ, एंड दैट इज फॉर सेंसिबल वर्ल्ड सिटीजन, जो सारे विश्व को अपना घर समझता है। तो ये इसका थीम है, विजन है, मिशन है। तो ये प्रकृति बंधु जो ट्रस्ट आपने लॉन्च किया है, इसके तहत आप किस तरीके से लोगों को मतलब जोड़ रहे हैं, कुछ बताएं। फिलहाल तो स्टेप 1 में लोगों को मेंबरशिप लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा कौन और टीम बना सकता है, इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। इनिशियली जो लोग बनेंगे वो लोग जो है 1 से 2 बनाए, 2 से 4 बने, तो इसके लिए काफी काम करना पड़ेगा। और जो भी सेंसिबल लोग हैं, आशा करते हैं वो जुड़ते जाएंगे और ये कारवां बड़ा होता जाएगा। और ये लोग जो बनेंगे, ये लोग खुद भी एक प्रहरी होंगे और दूसरों को भी एक प्रहरी बनाएंगे, क्योंकि जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो चीजें उनके दिमाग में भी आए। राइट, सही बात है। तो किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग रख रहे हैं? नहीं, प्रकृति बंधु में सच कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इस चीज के लिए नहीं है। बाकी ग्रीन मॉल में तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, होम गार्डनिंग का, स्कूल के बच्चों का ट्रिप, हाउसवाइफ के लिए गार्डनिंग का कोर्स, ऑनलाइन गार्डनिंग का कोर्स, लोगों को किताब देते हैं, वीडियो क्लासेस देते हैं, वो सब हम करते रहते हैं। लेकिन वो जैसा मैंने कहा ना कि दैट्स ए लिमिटेड वर्क इन रिलेशन टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है, सही बात है। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? सरकार की भूमिका तो मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन आपके नजरिए से? नहीं, मेरे नजरिए से मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। मैंने तो बस यही सोचा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आई शुड डू माई लेवल बेस्ट। बाकी जिसका जो काम है वो करे। लोग बात बोलते हैं कि आपको पब्लिसिटी करना चाहिए, मतलब पब्लिसिटी करना मेरा काम नहीं है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ। पब्लिसिटी करना जिसका काम है वो लोग आके करेंगे, नहीं करेंगे। लोग बाग मेरे को बोलते हैं कि आपको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। हम बोलते हैं मेरे को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने मेरे को जो दे दिया है उससे ऊंचा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है कि मेरे को इस देश में जन्म दिया है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये भी बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन मैंने बहुत डीप स्टडी किया, बहुत डीप रिसर्च किया है, और हम लोगों को नहीं मालूम है कि हम लोग कितने उन्नत देश के हैं और कितनी उन्नत नस्ल के लोग हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरा भाग्य ये है कि मेरे को भारत में जन्म मिला, और दूसरा ये है कि भगवान ने मेरे को प्रकृति की गोद में रह करके माँ प्रकृति की सेवा करने का मौका दिया है। बस और क्या जिंदगी में इससे बड़ा क्या मिल सकता है। सही बात है। तो फिलहाल सिर्फ आप मतलब ग्लोबल वार्मिंग के विषय में लोगों को अवगत करवा रहे हैं, वही ज्यादा सीरियस चीज है। अवगत तो कई चीजों से करा रहा हूँ,
लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ्लैश पॉइंट है। आपने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करी है, काफी स्ट्रगल आपने किया है। शुरुआत आपने जहाँ से की है, जो सुनने में आ रहा था कि हावड़ा के मतलब एक मिल में शायद आप काम करते थे, 70 रुपए प्रति माह आप कमाते थे। वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो 15 एकड़ लैंड में आप रह रहे हैं। किस तरह का अन्वेषण आपकी जिंदगी में आपको करना पड़ा है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इसको कितना भी छोटे में बोलें तो बेसिकली क्या है कि मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ और एक मीडियोकर फैमिली में, और मैं बैकवर्ड स्टूडेंट था। मैंने हायर सेकेंडरी में मेरे को 25 और 30 इतने मार्क्स मिलते थे, किसी तरीके से पास होता गया। बीकॉम कर लिया, एलएलबी कर लिया, और मेरी पहली नौकरी जो है मैंने सलकिया में एक बाल्टी के कारखाने में चपरासी की तरह से चालू किया, और उस समय 75 रुपया माह मिलता था। लेकिन भगवान का हाथ साथ रहा, और वहाँ से 13 साल नौकरी किया, बढ़ते चला गया। वहाँ पे किया, फिर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स में किया, टेक्समेको में किया, हिंदुस्तान डेवलपमेंट में किया, और 13 साल नौकरी करने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और तब मैंने लॉ ऑफ सक्सेस की किताब पढ़ी, वो भी एक अलग कहानी है। और उसके बाद मैंने समझा कि सक्सेस जो है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जस्ट लक, इट इज़ ए टेक्निक, और वो टेक्निक फॉलो करके कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन लक का फैक्टर भी आता है, क्योंकि जिसका लक होगा वही वो टेक्निक स्टडी करेगा। और उसके बाद जो है मैंने बहुत छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया, पॉकेट में एक सिंगल पेनी भी नहीं थी, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ता चला गया। श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, सिंगापुर, भारत में कई जगह ऑफिस हो गए। बहुत बढ़िया काम चलने लग गया, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास था। तो 2007-8 तक वो बिजनेस में रहा, लेकिन उसके बाद जो है मेरा यही था कि मेरी लाइफ जो है कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ए मनी मेकिंग मशीन, और मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं समाज का, मानवता का कुछ कर सकूं। तो इसी हिसाब से जो है मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, और ये प्रेरणा भी मेरे को ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद मिली कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है एक सेवा करना। तो उसी उद्देश्य से लगा रहा, और उसी उद्देश्य से ये प्रकृति बंधु भी बनाया, ग्रीन मॉल भी बनाया, लोगों को सक्सेस की क्लासेस भी कराता हूँ, भारत के इतिहास के ऊपर भी रिसर्च किया। भगवान उंगली पकड़ करके ले आया, यहाँ तक ले आया। और सर, ये ग्रीन मॉल की शुरुआत आपने 2007 में करी थी, तो क्या उपलब्धियां रही हैं? ग्रीन मॉल की उपलब्धियां बोलने से इसमें यहाँ पे मैंने क्या है कि मैं जब 2004-2005 का सिनारियो बताऊं, तो इंडिया में नर्सरी इंडस्ट्री बोल के कुछ था नहीं। जो लोग किसान होते थे उसमें एडवांस लेवल के जो लोग थे वो गुलाब की गुटी करते थे, आम की गुटी करते थे, सीजनल फ्लावर करते थे, गेंदा और ये फूल माला के लिए चीजें तैयार, उन लोग को ही नर्सरी वाला बोला जाता था। लेकिन मैं तो सारी दुनिया घूमता रहता था, मैं जब देखता था कि सारी दुनिया में नर्सरी, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ऊंचा है, तो मेरे दिमाग में आता था कि ऐसा भारत में क्यों नहीं है। फिर जवाब मिलता था कि भारत में ऐसा कौन कर सकता है। वो जो नर्सरी वाले हैं, जो साइकिल वाले, धोती वाले हैं, जो लुंगी वाले हैं, वो लोग थोड़ी ना कर सकते, वो लोग अनपढ़ लोग हैं। तो मैंने देखा कि
मेरे को खुद ही इसमें स्वाहा होना पड़ेगा। और तब जो है मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यहाँ पे ग्रीन मॉल की स्थापना का मैंने विजन लिया और 2005 से लगा रहा। 2007 फरवरी में इसको फॉर्मली लॉन्च किया और तब से जो है इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। भारत में भी ये एक नंबर का गार्डनिंग सेंटर है, गार्डन सेंटर है, जहाँ पे गार्डनिंग लैंडस्केपिंग रिलेटेड A to Z हर चीज मिलेगी। सर आपने कई गाने भी लिखे हैं, जिसका CD भी निकला है, तो कुछ बताएं। मतलब ये सारे मतलब प्रकृति पर संदर्भित है। ये मेरे को प्रेरणा मिली 2008 में कि ये जो प्रकृति के संग जो खेल हो रहा है इसके लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो मैं यही देखता था कि गीत के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से लोगों के दिलों में पहुंचा जा सकता है। तब मैंने सोचा कि ये प्रकृति के ऊपर कुछ गीत बनाए जाएं। मैं लिखता रहता था। तो फिर मेरे को ब्रह्मा कुमारी में मेरे कुछ बंधु थे, उन लोगों ने हेल्प किया और वो लोग ने म्यूज़िक का अरेंज किया, बॉम्बे में रिकॉर्डिंग का अरेंज किया, गायक लोगों को अरेंज किया और उस समय मैंने अपने फंड से जो है इसको बनाया। और इसमें एक एल्बम है जिसमें 10 गाने हैं, उसका नाम है प्रकृति की पुकार। दूसरा एल्बम है जिसमें एक गाना 33 मिनट का है जिसको 20 गायकों ने गाया है। उस एल्बम का नाम है प्रकृति वंदना। प्रकृति वंदना एक प्रार्थना की तरह से है और प्रकृति की पुकार में एक प्रकृति पुकार रही है, आकाश पुकार रहा है, नदियां पुकार रही है, पहाड़ पुकार रहे हैं कि हे इंसान तुम क्या कर रहे हो, जीव जंतु पुकार रहे हैं, त्राही त्राही सब जगह हो रही है, आंखें खोलो, मौसम बदल रहा है। तो वो सब थीम से 10 गाने बनवाए हैं। और उस थीम में एक ये भी है कि मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। ये संसार जल रहा है, प्रकृति की पुकार सुनो। यानी कि भारतवासी ही इस विश्व को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ये विश्व भारत की थ्योरी से चला होता तो ये ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग को सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भारतवासी तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहे और तभी वो प्रकृति के हर एलिमेंट की पूजा करते हैं, 5 तत्व की पूजा करते हैं, नदी को माँ बोलते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, नाग की, चूहा की, गाय की, सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो उनको मालूम है कि मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य कितना जरूरी है। लेकिन जब यूरोपियंस लोगों ने भारतवासी लोग को एकदम सप्रेस कर दिया, दबा दिया और वो लोग अपने एजेंडा में चलने लग गए, दुनिया में एंटरटेनमेंट के नाम पे तरह तरह की चीज़ें होने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे तरह तरह की चीज़ें होने लगी, कंज्यूमरिज्म के नाम पे तरह तरह की चीज़ें, कन्वीनियंस के नाम पे तरह तरह की चीज़ें होने लगी। और ये सब चीज़ें जो है आस्ते आस्ते ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती गई और टेम्परेचर ऐसे 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 करके बढ़ता चला गया और अभी भी बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। तो इस वक्त जितने भी लोग मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर वे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे जुड़ पाएंगे? सबसे पहले तो वो जो हमारी वेबसाइट है prakriti-bandhu.org, उसमें जाएं, उसमें स्टडी करें हम लोग क्या कर रहे हैं और उसमें मेंबरशिप फॉर्म में मेंबरशिप करें। फिर हमसे जो है कम्युनिकेट करेंगे, हम सबसे कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ से जुड़ना चालू करें। उसमें पूछा गया है कि कौन क्या करना चाहता है और वो फ्री मेंबरशिप है, लेकिन उसमें प्रोविजन भी है कि अगर कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए सालाना 999 कंट्रीब्यूट करने का प्रोविजन भी है।
तो वो कंट्रीब्यूट का भी कंट्रीब्यूशन का सिर्फ कमिटमेंट ले रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाद में पैसा लेना है कि नहीं लेना, तो कौन क्या कमिट करना चाहता है वो देख रहा है। तो ये गूगल फॉर्म है, उसमें सब कुछ जुड़े, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो कोई अगर टोल फ्री नंबर आप अगर देना चाहते हैं? अगर कोई जुड़ना चाहे तो मैं यहाँ का कस्टमर केयर नंबर दे सकता हूँ, 9748473333। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।